बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समीउल आरफीन आपका टीचर लेकर आया हूँ आज आपके लिए अगेन वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स। याद रहे 2.9 तक हम न्यूमेरिकल्स जो है वो कर चुके हैं। आज का जो न्यूमेरिकल है वो है 2.8। 2.8 न्यूमेरिकल क्या कह रहा है मैं लिख लूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2.10 है जी। ये 2.8 नहीं है, 2.10 है, सॉरी। 2.9 तक मैं आपको करा चुका हूँ। अब 2.10 से हम न्यूमेरिकल्स शुरू कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन के मुताबिक गिवन दैट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई माइनस 2j प्लस 3k एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i माइनस 4k, फाइंड द प्रोजेक्शन where is projection? There is. Okay, find the projection of A on B। अगर आपको मेरे पिछले लेक्चर्स याद हैं तो वहाँ पर हमने प्रोजेक्शन के बारे में बात की थी। अगर तो हम ये कह रहे हैं फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ A on B, इट मीन्स हमने फाइंड करना है टू find A cos theta। projection of A on B is A cos theta। ओके, याद रखिएगा अगर तो आता है प्रोजेक्शन ऑफ A on B मीन्स A cos theta आपने फाइंड करना है। अगर आ जाता है प्रोजेक्शन ऑफ B on A आपने फाइंड करना होता है B cos theta। मैं इसको डिटेल में इस वजह से नहीं बता रहा आपको क्योंकि ये बात हमारी इससे पहले हो चुकी है। ये पूरा एक टॉपिक था वेक्टर्स के। स्टार्ट में मैंने आपको आई थिंक पहले या दूसरे लेक्चर में वेक्टर्स के ये मौजूद है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं प्रोजेक्शन के बारे में। तो बहरहाल क्वेश्चन में फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है, तो इसका मतलब है मैंने ए कॉस थीटा जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, मैंने फाइंड करना है ए कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि अगर मैं एक वेक्टर ए को डॉटली मल्टीप्लाई करूँगा दूसरे वेक्टर बी से, तो मैं इसको कैसे ओपन करूँगा? ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, ओके। इक्वल के इस तरफ मैंने इससे पहले भी बताया, फिर बता देता हूँ। इक्वल के इस तरफ जो भी चीज़ होती है वो सब की सब मैग्नीट्यूड होती है इन डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, तो मैं अब ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आई माइनस 2j प्लस 3k और डॉट लगा दूंगा। और अब यहाँ पर b की जगह b की वैल्यू पुट करूँगा। b की वैल्यू है 3i प्लस 0j। याद रहे यहाँ पर j नहीं है, अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ पर 0j लगा दिया बिकॉज 0j नहीं था क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आसानी होगी। ओके, यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो b आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और b आप इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाती है। तो मैं यहाँ पर b को लिख देता हूँ। याद रहे ये b का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा a cos थीटा। और यही तो क्वेश्चन था कि a cos थीटा फाइंड कीजिए, यानी प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b फाइंड कीजिए। डॉट प्रोडक्ट का बहुत सादा सा असूल है। आपने i को i से मल्टीप्लाई करना है, j को j से और k को k से। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है i के साथ इट इज़ 1, तो 1 को i के 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 3 के साथ बिकॉज 3i है, प्लस ऐड करना है j की वैल्यू को j की वैल्यू से। j की वैल्यू है -2 और इस तरफ j की वैल्यू है 0, प्लस k की वैल्यू है 3 और दूसरी तरफ है k की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय। याद रहे मैंने इससे पहले भी बताया था कि इक्वल के इस तरफ जो भी चीज़ होती है वो मैग्नीट्यूड होती है। इसका मतलब है कि जो b मैं उधर से नीचे लेकर आया था उसका मैंने
मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? सिंपली पहली वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस इंटू -4 थर्ड वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास a cos थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा a cos थीटा। तो 3 1s are 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 एंड -4 3s are 12। यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो 9 प्लस 16 अंडर रूट आ जाएगा। ये आ जाएगा a cos थीटा, a cos थीटा। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो -9 ओवर 5 आ जाएगा। उसकी वजह ये 25 का रूट 5 होता है। ये आ गया आपके पास आंसर। a cos थीटा को मैं कहता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2.11 है। क्वेश्चन नंबर 2.11 है और 2.11 के मुताबिक वेक्टर a, b एंड c आर 4 यूनिट्स नॉर्थ, 3 यूनिट्स वेस्ट एंड 8 यूनिट्स ईस्ट रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स बिल तरतीब। ठीक है, इसका मतलब ये है तरतीबवार। अगर a का जिक्र पहले आया तो इसका जिक्र पहले होगा, फिर अगर b का जिक्र बाद में आया है तो b का जिक्र बाद में होगा, और अगर c का लास्ट में आया है तो c लास्ट में होगा। इसका मतलब ये है कि जिसका जिक्र पहले आया, जिसको हमने पहले डिस्कस किया, उसकी वैल्यू पहले है और ये ऑर्डर में है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिव। डिस्क्राइब केयरफुली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हमने ये फाइंड करना है। याद रखिएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बगैर काम नहीं चलेगा। तो मैं पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लूँ ताकि आपको बात आराम से अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो ये मेरे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया जी। बिल्कुल ऊपर मैं कह रहा हूँ नॉर्थ है, तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। ठीक है, ओके। मेरे पास एक वेक्टर ए है और ए वेक्टर जो है वो 4 यूनिट्स नॉर्थ की तरफ है। इसका मतलब ये है कि मैं अपना ए वेक्टर बना लेता हूँ। ए वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ मैंने नहीं ली, याद रहे ये क्वेश्चन में गिवन है। ए वेक्टर को रेड को अगर आप चेक करें तो 4 यूनिट्स है नॉर्थ में, तो 4 यूनिट्स हैं इसके, यूनिट्स, और कहाँ पर है जी? नॉर्थ में। ओके, अब बी वेक्टर है वेस्ट में है, बी वेक्टर वेस्ट में है। इसकी डायरेक्शन मैं बना देता हूँ बी वेक्टर की, और इसके यूनिट्स हैं 3 यूनिट्स, और सी वेक्टर जो है वो चला जाता है बिल्कुल ऑपोजिट। ये है सी वेक्टर, और सी वेक्टर की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, और इसके यूनिट्स जो है वो है 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स। ओके, मैंने पहली बात फाइंड करनी है, मैंने फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तो मैं फाइंड कर लेता हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो कि बराबर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे ओपन होती है? हाँ, ए बी साइन थीटा के साथ ओपन होती है, ऐसे ही है ना। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इक्वल के सिर्फ जो भी चीज़ है वो मैग्नीट्यूड होगा।
क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता, बल्कि यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर भी होता है, उसको डिस्कस हम नहीं कर रहे अभी। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है जी? ए वेक्टर अपवर्ड है, मैं नाम देना भूल गया, इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर, इसका नाम मैंने बी वेक्टर दे दिया था, और ये सी वेक्टर है, ठीक है। तो ए वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है वो होगा 4 यूनिट्स, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3। और अगर आप नोटिस करेंगे कि इन दोनों ए और बी के दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। आप नोटिस करें कि एक वेक्टर ऊपर जा रहा है, एक वेक्टर नीचे इस तरफ को है, तो इनके दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाएगा। एंड वी नो दैट sin 90 इज इक्वल्स टू 1। तो 4 3s are 12 यूनिट्स, ओके, 12 यूनिट्स तो आ गए, बट आपने ए को बी से मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब ये है कि आप ए से बी की तरफ गए हैं, ऐसे ही है ना। अगर आप ए से बी की तरफ गए हैं तो राइट हैंड रूल जो है वो हमने अप्लाई करना है। राइट हैंड रूल, ए से बी की तरफ गए हैं तो राइट हैंड रूल के मुताबिक ये अपवर्ड होगा। ट्वेल्व यूनिट्स आ गए अपवर्ड, राइट हैंड रूल ज़रा सा मुश्किल होगा हाथ बनाना। ओके, राइट हैंड रूल बनाना ज़रा सा मुश्किल था, ज़रा नहीं काफ़ी मुश्किल था, तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ। हम बात करते हैं ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की। ओके, तो इसका मतलब है मैंने ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। ए सी साइन थीटा हो जाएगा, और ए की जगह ए की मैग्नीट्यूड को लिखूँगा मैं, वो है 4। सी की जगह सी के मैग्नीट्यूड को लिखूँगा जो कि है 8, और साइन ए और सी के बीच में, यानी ये जो ए वेक्टर है, ये जो सी वेक्टर है, इनके बीच में भी 90 डिग्री होगा, तो मैं 90 डिग्री लिख देता हूँ। एंड साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 होता है, ऐसे ही है ना। तो 8 चौके 32, 32 आ जाएगा आंसर, 32, एंड साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 होता है। लिहाजा मेरे पास जो आंसर है वो है 32 यूनिट्स। 32 यूनिट्स आ गए हैं ए क्रॉस सी के, ए क्रॉस सी के, और ए क्रॉस बी के ये आ गए। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ बी क्रॉस सी, इसी को यूज़ करूँगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बी क्रॉस सी में। बी क्रॉस सी फाइंड करने के लिए मैं इन दोनों को ओपन करूँगा। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर होता है बी सी साइन थीटा। बी का अगर आप मैग्नीट्यूड देखें, बी का मैग्नीट्यूड 8 है, तो मैं बी की जगह उसका मैग्नीट्यूड 8 लिख दूंगा। सी की जगह सी का मैग्नीट्यूड लिखूंगा, सी का मैग्नीट्यूड सॉरी ओके, बी की जगह बी का मैग्नीट्यूड लिखूंगा वो है 3। सी की जगह सी का मैग्नीट्यूड लिखूंगा 8, और साइन अगर आप नोटिस करें बी और सी के बीच में जो एंगल है वो है 180 डिग्री, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। एक की डायरेक्शन ये है, दूसरे की डायरेक्शन ये है, एक दूसरे के अपोजिट है। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट हों तो उनके दरमियान में जो एंगल होता है वो 180 होता है। और याद रखिएगा 8 3s are 24 तो होता है, बट साइन 180 ज़ीरो के बराबर होता है, तो आपको इसका आंसर 0 मिलेगा, यानी बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का आंसर आपके पास 0 होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक भी आपको बात समझ में आ गई होगी। राइट हैंड रूल में ज़रा सा मसला होगा, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, तो जाहिर है वो मैं बता यहाँ पर बना नहीं पा रहा, तो ठीक है ऐसे ही जाने दें इसको।
ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में वो ये कह रहे हैं कि द टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट द गिवन पॉइंट इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ। टर्निंग इफेक्ट के बारे में याद रखिएगा। टर्निंग इफेक्ट और टॉर्क असल में दोनों एक ही बातें होती हैं, या और आपने यहाँ पर देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट। तो बाज़ जगहों पर वो टर्निंग इफेक्ट मांग लेते हैं, बाज़ जगहों पे वो टॉर्क मांग लेते हैं। असल में दोनों चीज़ों का एक ही मतलब होता है। फोर्स गिवन है हमें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, हमें फोर्स गिवन है और उसके यूनिट्स भी हैं न्यूटन। इसके अलावा हमें डिस्टेंस भी गिवन है, और वो ये है, वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द टॉर्क इन न्यूटन मीटर अबाउट द ओरिजिन। क्या मतलब है इसका? अगर मैं बात को यूँ समझाऊं कि आपके पास एक ओरिजिन है और यहाँ से एक यूनिट वेक्टर चल रहा है, ठीक है, ये आपके पास ओरिजिन है और ये यूनिट वेक्टर चल रहा है आर हैट, जो कि बराबर है 7i प्लस 3j प्लस k हैट, और ये मीटर्स में गिवन है, ठीक है, इसकी यूनिट्स भी गिवन है। ये आपके पास एक पोजीशन वेक्टर है। हाँ, आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स का वेक्टर आ गया आपके पास, ये फोर्स का वेक्टर आ गया। फोर्स का जो वेक्टर है वो बराबर है -3i प्लस जे प्लस 5k, और याद रहे इसके भी यूनिट्स गिवन है और ये न्यूटन में है। तो जब आप फोर्स को अपवर्ड लगाएंगे तो यहाँ पर एक टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा ओरिजिन पे, ठीक है। अगर आपने व्हाट इज़ द टॉर्क अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन पर जो टॉर्क पैदा होगा वो कैलकुलेट करें, तो ओरिजिन पर जो टॉर्क पैदा होना है हम उसको फाइंड करते हैं। उसका फार्मूला उन्होंने पहले ही हमें दे दिया, और क्रॉस एफ, ठीक है। तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है जो कि बराबर है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अगर वेक्टर्स की प्रोडक्ट की बात की जाए तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि वेक्टर की जो प्रोडक्ट है वो ज़रा सी मुश्किल होती है। हमें जो इस्तेमाल करना पड़ता है रूल, वो डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करना पड़ता है ताकि इजीली मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ में डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई करने के लिए आई, जे और के, ठीक है। आई, जे और के यूज़ होंगे, इसके अलावा प्लस माइनस प्लस फार्मूला यूज़ होगा। याद रहे चूँकि आर का जिक्र पहले आ गया तो आर को पहले लिखेंगे। आर की वैल्यू है, आई की जगह 7 लिखें अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा हो ये चीज़, तो आई की जगह आई के बिल्कुल नीचे 7 लिखेंगे, जे के बिल्कुल नीचे 3 लिखेंगे, और के के बिल्कुल नीचे यहाँ पर अगर आपको पता हो 1 लिखेंगे, के नीचे 1 लिखेंगे। चूँकि आर का जिक्र पहले आया था लिहाजा आर की वैल्यू को पहले लिख दिया, एफ का जिक्र बाद में है, एफ की वैल्यू को बाद में लिखेंगे। एफ की वैल्यू आई की जगह -3 लिखेंगे, जे की जगह 1 लिखेंगे और के की जगह 5 लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल तरीका है मल्टीप्लाई का। ओके, जब याद रखिएगा कि अगर मैं इस वैल्यू को लिख रहा हूँ यानी प्लस आई को लिख रहा हूँ, तो इस कॉलम और इस रो को नहीं लिखना मैंने। बाकी मेरे पास क्या बचा? बाकी बचा मेरे पास 3, ये वाला 3, ये 1 बचा, ये 1 बचा और ये 5 बचा, ठीक है। और अब मैं -j को लिखूंगा, बीच वाली वैल्यू को यानी -j को। लेकिन जब मैंने -j को लिख लिया तो फिर मैं इस कॉलम को नहीं लिखूंगा, मिटाना पड़ जाएगा, हाँ हाँ, ओके, सारा गड़बड़ हो गई। ओके,
अगर मैं प्लस आई को लिखा तो ये रो और ये कॉलम नहीं लिखना, तो मेरे पास क्या बचेगा, वो बचेगा 3 1 और 1 और 5। ठीक है, तो ओके 3 1 1 और 5 मेरे पास बचा। उसके बाद मैंने माइनस जे लिखना है, मैंने माइनस जे लिखा और माइनस जे लिखने के बाद इस रो और इस कॉलम को नहीं लिखना। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 7 -3 1 और 5, ऐसा ही है। ओके, तो मैं लिखता हूँ 7 1 -3 और 5। उसके बाद मैंने प्लस के को लिखना है, तो प्लस के को लिख दूंगा मैं प्लस के को। लेकिन जब मैं प्लस के को लिखूंगा तो ना तो ये रो और ना ही ये कॉलम लिखूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 7 3 -3 और 1। ओके, सिंपली अब मैंने इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आई इंटू, याद रहे मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि ये फर्स्ट डायगोनल होता है, आपने इसे पहले लिखना है। अगर आपने दूसरे डायगोनल को पहले लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो हम फर्स्ट डायगोनल की प्रोडक्ट ले लेते हैं, 5 3 15 और सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड डायगोनल की प्रोडक्ट को, 1 1 1। ओके, माइनस जे लिखेंगे। फर्स्ट डायगोनल की प्रोडक्ट 5 7 35, खुद से माइनस लगाएंगे और -3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3 1 3 आ जाएगा। फिर प्लस के हेट लगा लेते हैं और फर्स्ट डायगोनल 7 1 7, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3 9 और 14 आई 35 plus 3 is 38, oh sorry, minus 38j and plus 16k, ये हमारा आंसर होगा इन न्यूटन मीटर में। ठीक है, तो ये टॉर्क आ गया। उम्मीद है ये बात भी अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके जी, ओके ओके, अपनी इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अगले लेक्चर में तो बाकी न्यूमेरिकल्स को कोशिश करूँगा ख़त्म करने की। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।